तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर अपना, जो कहाँ का है, क्लास 12th का हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की अगर हम जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो वहां से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं। कौन कौन से? एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में निकलता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकाला जाएगा, और दूसरा अपने पास में निकलता है जो हमारे पास में बायोट-सावर्ट्स लॉ है। इस चैप्टर के अंदर ना एक लॉ दे रखा है, दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसके बेस पे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम इन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं। तो देखो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास में, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। किस चीज को? मैग्नेटिक फील्ड को। हमारे पास में यहां तक की बात क्लियर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी यूनिट आपके पास में होती है टेस्ला। एक यूनिट और होती है इसकी, वो होती है हमारे पास में वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में एक यूनिट तो होगी टेस्ला, एक यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी की ही एक यूनिट और होती है जिसको हम गॉस बोलते हैं। ठीक है, तीनों की तीनों किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की। जो आपके पास में गॉस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस के बराबर। यहां तक की बात अपने पास में क्लियर हो गई। यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, अब देखो हम अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए जो हम सबसे पहले रूल देखेंगे, हम देखेंगे यहां पर राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास में राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल है, एक थंब रूल भी होता है, हम पाम रूल से कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि मान लिया ये आपके पास में कोई करंट कैरिंग वायर थी, इसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा था। एक करंट कैरिंग वायर थी, इसमें करंट नीचे की साइड फ्लो कर रहा था। एक बार मुझे निकालनी है इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक बार इस वाले पे। इसके केस के अंदर भी हम एक बार यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे और एक बार यहां पर। दो केसेस हो गए अपने पास में। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे, यानी कि B की डायरेक्शन निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके राइट हैंड का थंब लेना है। ठीक है, राइट हैंड का थंब लेंगे, जहां पर आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख दो। रख दिया हमने इस तरीके से। अब मान लिया जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस साइड अपनी हथेली को, पाम यानी हथेली को क्या करो, पॉइंट करो। मान लिया मैं पहले Q वाले पॉइंट पर निकालना चाहती हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने ये हथेली रख दी इस तरीके से। यहाँ पर पाम किस वाली साइड हमारा पॉइंट कर रहा है, हथेली यानी ये वाली साइड तो अंदर वाली साइड पॉइंट कर रही है। तो जहां पर आपकी हथेली जिस वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, मैंने रख दिया Q वाली साइड अपने हाथ को, थंब ऊपर की साइड पॉइंट कर रहा है, हथेली किस वाली साइड पॉइंट करनी चाहिए, यानी हाथ की उंगलियां जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जो आपके पास में ये पाम है यानी ये वाला, इसके परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा होगा, यानी इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे रखूं तो यहाँ पर पाम के डायरेक्शन, जहां पर आपका हाथ रखा हुआ है, हथेली है, इसके परपेंडिकुलर आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर मैं चौक को ऐसे रखती हूँ इस पाम के ऊपर, तो यानी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो मैंने इस तरीके से हथेली रखी थी, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं कुछ रखूंगी तो डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर की साइड आएगी। ठीक है, अब देखो मैं उधर का बताती हूँ फिर समझ में आएगा। तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इधर देखो मैंने रखा अपना हाथ कुछ इस तरीके से, रख दिया मैंने अपना हाथ यहाँ पर। अब देखो करंट की डायरेक्शन में मेरा हो गया थंब।
हथेली यानी हाथ की उंगलियां सब किधर पॉइंट कर रही हैं, मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो देखो ये होगी मेरी हथेली, मैंने थंब पॉइंट कर दिया, थंब करंट की डायरेक्शन में, और हथेली होगी मेरे पास में किधर, अपना पाम पॉइंट की डायरेक्शन में जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। अब इसके परपेंडिकुलर होगा किसी भी सरफेस के जब 90 डिग्री का एंगल बने। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किधर ये एरो पॉइंट कर रहा है आपके पास में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, यानी कि पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहां है हमारे पास में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड को हम इस तरीके से बिंदी से शो करते हैं, यानी एक डॉट से शो करते हैं, और क्रॉस से हम शो करते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, हमारे पास में ये चीज क्लियर होगी। ये हो गया अपना फर्स्ट केस। दूसरे केस की तरफ चलें, जब आपके पास में करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब को पॉइंट करें करंट की डायरेक्शन में, कर दिया। पहले मान लिया मैं पी वाले पॉइंट के ऊपर निकालना चाहती हूं, तो मैंने इस तरीके से अपना हाथ रख दिया, पाम हो गया मेरा पूरा का पूरा हाथ पी वाले पॉइंट की साइड पॉइंट कर रहा है। अब देखो यहां पर हथेली आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, जिस साइड आपकी हथेली फेस कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर, यानी किधर आएगा परपेंडिकुलर, बोर्ड के अंदर जाएगा, तो यानी कि इस वाले पॉइंट पर अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, इनवर्ड होगी। कब, जब आपके पास में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में अब हम देखेंगे करंट आपके पास में, लेकिन पॉइंट तो इधर है, तो मेरी उंगलियां इधर आनी चाहिए, यानी मैं इस तरीके से आ जाती हूं। ठीक है, करंट थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को, आई को, पॉइंट इधर था, मैंने अपना हाथ रख दिया, हथेली किधर फेस कर रही है, बाहर की साइड बोर्ड से, मान लिया नीचे पेपर होता तो पेपर से बाहर की साइड, इसके ऊपर हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, चौक किधर की साइड पॉइंट कर रहा है, बाहर की साइड, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं और आउटवर्ड को डॉट से, यानी कि आउटवर्ड है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इसने हमें क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल ने। ठीक है, अब मान लिया आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर फ्लो कर रहा था, मतलब चल रहा था। एक तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। दूसरा केस हमारे पास में बनता है कि मान लिया कि इसके अंदर तो डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से सर्कुलर पाथ के अंदर आपके पास में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। दूसरा केस क्या है कि करंट आपके पास में इस तरीके से फ्लो करेगा। यहां देखिए तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, जैसे घड़ी चलती है, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो डायरेक्ट होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड आती है इनसाइड। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड यानी इनवर्ड। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, जैसे यहाँ पे घड़ी से उल्टी डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, यानी करंट जा रहा है आपका, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल गई। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, ये वाली चीज तो अपनी आ गई। अब हमारे पास में आई थिंक इसका एक कॉन्सेप्ट और बनेगा हमारे पास में। देखो ये वाला समझ में आ गया सर्कुलर केस में। अब मान लिया कि ये कॉइल दे रखी है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कर लिया, इस तरीके से सर्कुलर कॉइल का कर लिया। अब तीसरा केस और हमारे पास में जो यहां पर बनता है कि मान लिया कि आपके पास में क्या है, कोई करंट कैरिंग वायर तो है हमारे पास में, या ये उसी केस से निकल जाएगा। दो केसेस से हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हमें पता चल जाएंगी। अब आता है हमारे पास में बायोट-सोवर्ट्स लॉ। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस। तो बायोट-सोवर्ट्स लॉ हमारे पास में क्या करेगा, बायोट-सोवर्ट्स लॉ, इसकी हमें डेरिवेशन नहीं देखनी, हमें सिर्फ देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरेटिकल के हिसाब से नहीं देख रहे ना। तो हमारे पास बायोट-सोवर्ट्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास में, बायोट-सोवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। दोबारा लिख देती हूँ, म्यू नॉट बाय का 4 पाई IDL
साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। यहां से हमें एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे आइडियल साइन थीटा आया हुआ है, जो आपके पास में बायोट-सावर्ट्स लॉ होता है ना, यहाँ पे करंट और लेंथ ऑफ वायर जो सा क्रॉस सेक्शन लेंगे। अब देखो डीएल का मतलब क्या है, मान लिया ये कोई वायर थी और इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, इसके अंदर आई करंट फ्लो करेगा, तो पूरी की पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले मैं इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लूंगी। सपोज मैंने इतना सा एरिया ले लिया, ये क्या था आपके पास में डीएल लेंथ थी, ठीक है, छोटा सा मैंने क्या ले लिया, एक लेंथ ले लिया, एरिया नहीं, एक छोटा सा मैंने लेंथ ली करंट कैरिंग कंडक्टर की। अब इसकी वजह से मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड किस केस के अंदर नहीं आएगी, पहले वो देख लो। अगर आपके पास में ये पी पॉइंट है, ये तो जैसे इसके सामने प्रेजेंट है, अगर ये पी पॉइंट करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल सामने प्रेजेंट हो या फिर बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट हो, मतलब जो ये डीएल है और जो ये करंट है, करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर की साइड है। अब देखो आई और डीएल क्या है, दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, और आपके पास में ऐसे केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। रीजन, क्योंकि देखो आई क्रॉस डीएल है, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास में क्या होता है, यानी कि जब ए क्रॉस में बी, दो वेक्टर्स का, यहाँ पे आई भी वेक्टर क्वांटिटी है और डीएल भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है आई डीएल साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पे करंट आपके पास में ऊपर की साइड फ्लो कर रहा था और डीएल वाला एरिया भी सपोज मेरे पास में इसी डायरेक्शन में अगर मैं मापूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है हमारे पास में। और मान लिया अगर करंट नीचे की साइड फ्लो कर रहा है और डीएल कंपोनेंट उससे अपोजिट है, तो भी एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। अब मान लिया कि आई और डीएल सेम डायरेक्शन के अंदर, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, अपोजिट में है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 का बनेगा जब वो अपोजिट होंगे और 0 डिग्री का बनेगा जब सेम डायरेक्शन में होंगे। अब हमें ये पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ आएगा आई डीएल साइन थीटा, और हमारे पास में साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है हमारे पास में 0 होता है। अगर 0 होता है, ये वाला कंपोनेंट ही 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी हमारे पास में 0। तो अगर पॉइंट आपके पास में जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट हो या अपोजिट में प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है कैंसिल, मतलब क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब आती है इसकी आगे एप्लीकेशंस हमारे पास में बायोट-सावर्ट्स लॉ की, वो क्या है, देखो सबसे पहली है हमारे पास में एप्लीकेशन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास में, ठीक है। देखो पहली है हमारे पास में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके ठीक है। देखो पहला है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इस तरीके से मेरे पास में कोई कंडक्टर था, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, और मान लिया मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी, इसको यहां से और इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहां इस तरीके से सेंटर से और ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। असल में क्या है आपके पास में, बस ये करंट कैरिंग वायर है और इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, चाहो तो इस वाली लाइन को भी हम इस तरीके से डॉटेड शो कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली को भी, ठीक है, ये होगी डॉटेड अपने पास में, ठीक। अब क्या होता है, ये मान लिया इसका मैं एंड मान लूं ए और इस वाले एंड को मैं बी मान लूं, तो यहां पर एंगल सपोज बन रहा है θ1 और नीचे एंगल बन रहा है θ2। यहां पर ये एंगल बनाएगा अल्फा और यहां पर ये एंगल बनाएगा बीटा, ठीक है, अपने पास में पी पॉइंट के साथ में। जैसे ही हम इस वाले पॉइंट से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगी, तो यहां पर ही कुछ इस तरीके से डिस्टेंस बनेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में,
ऐसे बनेगा ना डिस्टेंस, तो अपने पास में से तिरछे प्रेजेंट है और इस वाले पॉइंट की वजह से भी यहाँ पर ऐसे तिरछा डिस्टेंस निकलेगा इन दोनों के बीच में। मान लिया दोनों के बीच में r डिस्टेंस हमने मान लिया, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा, b से रिप्रेजेंट करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को, और फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r इंटू में साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। ये वाला फॉर्मूला लगता है किस केस के अंदर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है, क्या निकालनी हो, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अल्फा और बीटा एंगल को यूज करते हैं तो फॉर्मूला ये होता है, अगर हम यहाँ पर θ1 और θ2 को यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r इंटू में cos θ1 प्लस में cos θ2, ठीक है। हमारे पास में दो फॉर्मूलेज हो गए, पहली एप्लीकेशन होगी जो हमारी डायरेक्ट यूज होगी। इसी की अब हमारे पास में सेकंड एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर ये जो वायर है अब इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था, हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर था। अब ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर ये हो जाए इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास में केस आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहां से मैं इसको रफ कर दूं। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये है हमारे पास में कि ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, यहां से भी ये वायर ऊपर इनफाइनाइट लेंथ की और नीचे वाले पॉइंट से भी ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की, वही P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या हो जाएंगे हमारे पास में, हम ये मान लेंगे कि जो हमारे पास में दोनों के दोनों एंगल्स हैं वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो उस केस के अंदर आपका अल्फा भी 90 डिग्री का हो जाएगा और बीटा एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री का। कौन से केस के अंदर, अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है। अपने पास में ये सेकंड फॉर्मूला था, इसको मैं रफ कर रही हूं यहां से, हमें तो अल्फा बीटा से मतलब है। जब इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी तो सेकंड केस बन गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r। अब यहाँ पे साइन अल्फा भी हो गया 90 अपने पास में और साइन बीटा भी क्या हो गया अपने पास में 90। सो साइन 90 1 के अंदर 1 के बराबर होता है हमारे पास में, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r। साइन 91 प्लस में साइन 91 तो कितना हो गया 2, इस 2 से ये 2 नीचे से कट जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास में, म्यू नॉट आई अपॉन का 2 पाई r। ये हमें क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दे का फॉर्मूला दे देगा। किस केस के अंदर, अगर आपके पास में कंडक्टर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का, यानी दोनों ही एंड्स क्या है, इनफाइनाइटली आपके बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आ गया अपने पास में दूसरे नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड हमसे पूछा जाता है कि अगर एक एंड तो इनफाइनाइट है पर दूसरा एंड हमारे पास में फिक्स है, उस केस को हम बोलते हैं, इसी का ही तीसरा केस है, इसमें हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट है आपके पास में, ठीक है। कैसा केस आ जाएगा अपने पास में, सेमी इनफाइनाइट, यानी एक एंड उसका क्या है आपके पास में फिक्स है, ठीक है। यानी कि यहां पर ये मान के चलो, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये सेकंड केस हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड केस। थर्ड केस हमारे पास में क्या होगा कि इसका एक एंड तो क्या हो गया इनफाइनाइट और जो दूसरे वाला एंड था वो हो गया भैया फिक्स अपने पास में, और इस पॉइंट पे मुझे P पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट होती है तो अल्फा की वैल्यू तो 90 ही होगी, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r। साइन अल्फा की जगह पे साइन 90 और साइन बीटा की जगह पर साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 1, साइन 90 1, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r। 90 की जगह पे 1 आ गया और यहाँ पर 0, सो नेट क्या बच गया 1। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला अपने पास में B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई r, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है।
ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, यानी कि 3 फॉर्मूले बन गए। पहला फॉर्मूला ये, अगर दोनों एंड आपके पास में अलग अलग और फिक्स है, अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 2 पाई आर। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई आर। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलेस डायरेक्टली यूज होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब इसका एक केस और हमारे पास में बनता है, और वो केस क्या है, वो केस कुछ इस तरीके से है कि अब तक तो हम ये देख रहे थे कि जो पॉइंट था जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी वो वायर के सामने ही था हमारे पास में, लेकिन अब क्या है आपके पास में, मान लिया ये तो आपके पास में कोई करंट कैरिंग वायर है हमारे पास में। ठीक है, अब पॉइंट यहां प्रेजेंट है कहीं पर, तो ये मैग्नेटिक जो आपके पास में करंट कैरिंग वायर है इसके सामने तो नहीं है, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर इस पॉइंट तक इसको ज्वाइन करेंगे, दोनों के दोनों एंड्स को। ठीक है, हमारे पास में अब यहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों एंड्स को, कौन सा केस है, जब आपके पास में पॉइंट करंट कैरिंग वायर के सामने प्रेजेंट नहीं है, मतलब उस लाइन के बिल्कुल सामने हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहां पर जब ये दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे अल्फा एंगल। इस लाइन को मैं इस तरीके से आगे की साइड प्रोड्यूस करूंगी, तो यहां पर बनेगा आपके पास में बीटा एंगल। अब अल्फा एंगल को मेजर करने के लिए मैं ऊपर की साइड जाऊंगी, बीटा एंगल था नीचे की साइड, मतलब हमारे पास में यहां पर उल्टा, इस वाले पॉइंट से देखा अल्फा एंगल तो मैंने ऐसे मेजर करा, बीटा एंगल इस तरीके से इससे अपोजिट मेजर होगा इस वाले केस के अंदर, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई आर। बस यहां पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट क्या हो, आउट ऑफ लाइन हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा। चौथा केस हो गया अपने पास में। अब इसके बाद में नेक्स्ट केस आता है जब आपके पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर उसके अंदर घूम रहा हो। ठीक है, मतलब देखो कि करंट हमारे पास में 4 केसेस तो ये हो गए। अब है हमारे पास में नेक्स्ट केस जिसके ऊपर हम आ जाते हैं। अब है हमारे पास में 5th, जिसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आर्क का मतलब क्या है, मान लिया कि इस तरीके से कोई आर्क है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था और यहां पर कोई पी पॉइंट दे रखा है, तो बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। तो हम इस केस के अंदर इनको हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, और इस केस के अंदर जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है, इससे हमारे पास 3 निकलेंगे, और वो फॉर्मूला है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 2r इंटू में थीटा अपॉन का 2 पाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क का निकालने का। इसके बेस पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। अगर ये आर्क क्या हो आपके पास में, सपोज ये है सेमी सर्कल, यानी कुछ इस तरीके का बना रखा है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन कोई भी हो। ठीक है, और यहां पर आपके पास में कोई पी पॉइंट प्रेजेंट है और मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये सेमी सर्कल लग रहा है। अब हमें ये पता है कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल क्या बनाता है सेंटर के ऊपर, तो देखो यहां पर जो मैंने थीटा लिखा था ना ऊपर, वो ये वाला एंगल था कि ये आर्क इस पॉइंट के ऊपर क्या एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो ये आर्क है, ये इस पी पॉइंट के ऊपर क्या एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं 180 डिग्री को। तो फॉर्मूले में पुट कर दो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 2r, थीटा की जगह पे आ गया पाई, अपॉन क्या है 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई, क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अपना फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। और इनकी डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे घूम रहा है अपने पास में, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का हमने पढ़ा था क्या डायरेक्शन आएगी, और क्लॉकवाइज के अंदर कैसे आएगी। ठीक है, एक केस और बनता है आपके पास में कि अगर पूरा का पूरा सर्कल दे रखा है। ठीक है, ये था सेमी सर्कल वाला केस। सर्कल वाला किधर बताऊं, सपोज मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ या इधर बता देती हूँ कहीं पे। ठीक है, देखो
थर्ड अपने पास में जो इसका केस बनता है, मान लिया कि सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पूरा का पूरा सर्कल है, अगर सर्कल है तो सर्कल तो कितने एंगल बनाता है सेंटर पे, 360 डिग्री का। सर्कल पे तो पूरा का पूरा 360 पूरा हो जाता है। 360 को हम लिखते हैं 2 पाई हमारे पास में, तो पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन का 2r। थीटा किसके बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर। नीचे भी क्या है 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन का 2r। ठीक है हमारे पास में। अगर सेंटर, अब देखो सेंटर ऑफ सर्कल है तो रेडियस भी कितनी होगी, पूरी की पूरी, वैसे तो कैपिटल आर ही हो जाएगी। चाहे तो आप यहां पर इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार लिखा मिल सकता है कैपिटल आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल के केस में ये वाला फॉर्मूला आएगा, कंप्लीट सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड वैसे निकलती है, और कोई आर्क हो तो इस वाले तरीके से निकलेगी। ठीक है अपने पास में। अब चलते हैं आगे हमारे पास में एक रिंग वाले केस के ऊपर। ठीक है, ये वाले केसेस पूरे हो गए अपने पास में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। करंट कैरिंग रिंग है हमारे पास में, उसके लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा 6th नंबर का, कि ये आपके पास में कोई रिंग थी, इस रिंग के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, और इस रिंग से देखो, इस रिंग की हम रेडियस भी मानेंगे कुछ ना कुछ, मान लिया कैपिटल आर थी, और सपोज इससे इतनी दूरी पे इस वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो मैं इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूंगी इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास में ये पॉइंट है इससे x डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, अपने पास में वहां हो गया सेंटर। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, उसका फॉर्मूला हमारे पास में आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में 2i, या देखो हाँ 2i इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला छोटा होएगा अभी देखो, नीचे आ जाएगा 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहां तक की बात, ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब इससे पहले आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए के बराबर, यानी करंट इंटू में एरिया के बराबर आपके पास में होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे देखो आई, इस फॉर्मूले में आई दे रखा था, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है आपके पास में, तो यानी इस आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ m, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू का 2m अपॉन में 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास में निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अपने पास में रिंग भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम पुट कर सकते हैं। जैसे से क्वेश्चन एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये आपके पास में कोई रिंग थी, एक इस तरीके से और रिंग दे रखी है, यहाँ सेंटर बना रखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, इस वाली रिंग की जो रेडियस है वो है 2r, इस वाली रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास में है स्मॉल मतलब ओनली r। इसके अंदर भी आपके पास में करंट I फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी I फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर बोलता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, और इस रिंग से लेकर आगे तक का भी डिस्टेंस क्या है आपके पास में x है। ठीक है, तो ये बोलता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की रेशो निकाल लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो एक तो r चेंज कर रहा है और एक x चेंज कर रहा है अपने पास में। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेशो से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है वरना। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम यही कंपाइल करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है।